आम आदमी पार्टी, जिसकी शुरुआत ही करप्शन को खत्म करने के लिए हुई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि आज उसके बहुत सारे नेता करप्शन केसेस में जेलों में बंद हैं, जैसे कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया। जो अरविंद केजरीवाल कभी करप्ट नेताओं की लिस्ट बनाकर लोगों को बताते थे, जनता को बताते थे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। क्या इन लोगों को इस बार हराना चाहिए या इस बार फिर से चुन के इनको संसद में सुरेश कलमाड़ी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? तो आम आदमी पार्टी की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए उसके खिलाफ। नितिन गडकरी हराना चाहिए कि नहीं हराना चाहिए? सुशील कुमार शिंदे, प्रफुल्ल पटेल, येडियुरप्पा, अनंत कुमार, वीरप्पा मोइली को नहीं हराया तो 1 अप्रैल से गैस के और बिजली के दाम दुगने हो जाएंगे। HD कुमारस्वामी, चिदम्बरम साहब। लेकिन उन्हीं के साथ आज उनका अलायंस है और साथ मिलके उनके साथ वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो यहां तक कहा था कि अगर वो सीएम बन जाएंगे तो ना ही वो सरकारी बंगला लेंगे, ना ही सिक्योरिटी लेंगे और ना ही गाड़ी लेंगे। लेकिन आज सीएम बनने के बाद उनके ऊपर करोड़ों का बंगला बनाने का आरोप भी लग रहा है। तो दोस्तों चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि कैसे आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार से करप्ट पार्टी बन गई। तो इसकी शुरुआत हुई साल 2011 में, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और एक के बाद एक घोटाले सामने आ रहे थे, जैसे कि कॉमनवेल्थ घोटाला, कोयला घोटाला, और पूरे देश में उस वक्त भ्रष्टाचार फैला हुआ था। तब अन्ना हजारे ने पूरे देश में एंटी करप्शन आंदोलन की शुरुआत की, जिसे अन्ना आंदोलन भी कहा जाता है। इस आंदोलन में बहुत सारे लोगों ने अपना समर्थन दिया, जैसे कि आईपीएस किरण बेदी, कुमार विश्वास, अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, साजिया इल्मी और भी बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट ने इसे अपना समर्थन दिया। इस आंदोलन का मुख्य मोटिव था एक जन लोकपाल बिल को संसद में पास करना, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी और वो केवल करप्शन के केसेस को ही डील करेगी और मात्र साल भर के अंदर उसके ऊपर फैसला सुनाएगी, जिससे कि करप्शन को रोकने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। आगे चलकर 28 अगस्त 2011 को अन्ना हजारे ने अपने अनशन को तोड़ दिया और आंदोलन को भी खत्म कर दिया। और इसी दिन अरविंद केजरीवाल ने भी पॉलिटिक्स में आने का मन बना लिया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और उनके सपोर्टर्स का ये मानना था कि अगर करप्शन को खत्म करना है तो सिस्टम के अंदर घुसकर उसे जड़ से खत्म करना पड़ेगा। लेकिन अन्ना हजारे पॉलिटिक्स में जाने के बिल्कुल खिलाफ थे और इसीलिए शुरू से ही उन्होंने अपने आंदोलन को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा था। अब इस घटना के बाद जो एंटी करप्शन टीम थी वो 2 भागों में बट गई। एक तरफ थी अन्ना हजारे की टीम, जिसमें कि जस्टिस संतोष हेगड़े, मेधा पाटेकर और आईपीएस किरण बेदी जैसे लोग थे। दूसरी तरफ थी अरविंद केजरीवाल की टीम, जिसमें कि संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण और कुमार विश्वास जैसे लोग थे। और इन सब ने मिलकर 26 नवंबर 2012 को आम आदमी पार्टी की स्थापना कर दी। साल 2013 में पहली बार आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा का चुनाव लड़ा और 70 में से 28 सीटें जीत गई और दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बन के भी उभरी। लेकिन बहुमत न होने के कारण उसने कांग्रेस के बाहरी समर्थन से सरकार बनाया दिल्ली में और अरविंद केजरीवाल पहली बार सीएम बन गए। लेकिन ये सरकार ज्यादा दिन तक चल नहीं सकी और मात्र 49 दिनों में ही सरकार गिर गई। लेकिन फिर 2015 में आम आदमी पार्टी ने दूसरी बार चुनाव लड़ा और अब की बार उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव में क्लीन स्वीप कर लिया। 70 में से 67 सीटें जीत गई। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चुनाव जीतने के बाद अपने उसूलों को, अपने आइडियोलॉजी को और जनता से किए हुए वादों को पूरी तरह से भुला दिया, क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पहले ये कहते थे कि जो ये पार्टी है वो किसी एक आदमी की पार्टी नहीं होगी, बल्कि ये विचारधाराओं की पार्टी है। इसमें सारे मेंबर्स का विचार मायने रखता है, मतलब कि इसमें कोई हाई कमांड वाला सिस्टम नहीं होगा, जैसा कि कांग्रेस और बीजेपी में होता है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ये पता चला कि पार्टी के सारे डिसीजंस खुद अरविंद केजरीवाल ही ले रहे हैं। और जब पार्टी के 2 नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज उठाया, जो कि प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव, तो पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया। इनके साथ आम आदमी पार्टी के 2 फाउंडिंग मेंबर्स अजीत झा और आनंद कुमार को भी पार्टी ने उन्हें बाहर निकाल दिया, कुमार को। इसी तरह से पार्टी के एक और फाउंडिंग मेंबर साजिया इल्मी ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, जिसके पीछे उन्होंने कारण बताया कि पार्टी में लोकतंत्र की कमी है, सारे डिसीजंस 4 लोग ही ले रहे हैं।
साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जिस स्वराज को देश में लाने का वादा केजरीवाल ने जनता से किया था वो अपने पार्टी तक में आज तक लागू नहीं कर पाए। इसके बाद भी केजरीवाल ने अपने विरोधियों को धीरे धीरे पार्टी से साइडलाइन कर दिया। जैसे कि साल 2017 में कपिल मिश्रा ने दिल्ली के पूर्व हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन और केजरीवाल पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, जिसके बाद पार्टी से उन्हें भी निकाल दिया गया। इसके बाद पार्टी के बड़े नेता कुमार विश्वास को भी धीरे धीरे पार्टी ने साइडलाइन कर दिया। इन सब के निकल जाने के बाद पार्टी में एकलौते बड़े नेता केजरीवाल बच गए और पार्टी पे उनका एक छत्र राज हो गया। ये तो अभी शुरुआत थी, आगे बहुत सारे कांड हुए, चलिए आपको बताते हैं। साल 2018 में केजरीवाल सरकार में खाद्य और आपूर्ति मंत्री रहे असीम अहमद खान के ऊपर बहुत बड़े बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, जिसके बाद केजरीवाल ने उन्हें मंत्री पद से हटा दिया। वैसे ही साल 2015 में केजरीवाल सरकार में कानून मंत्री रहे जितेंद्र तोमर को लेकर केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन जब उनकी वकालत की डिग्री ही फर्जी निकल गई तो केजरीवाल ने उन्हें भी मंत्री पद से हटा दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान पे ये आरोप लगा कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने वक्फ बोर्ड के बहुत सारी प्रॉपर्टीज को इलीगल तरीके से किराए पे दिया था और वक्फ बोर्ड के धन का भी उन्होंने दुरुपयोग किया था। इस मामले में वो जेल भी जा चुके हैं। फिर दिल्ली के जो पूर्व हेल्थ मिनिस्टर हैं सत्येंद्र जैन, वो पिछले 2 साल से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद है। और आपको बता दें कि पंजाब के भगवंत मान सरकार में मंत्री विजय सांगला पर यह आरोप लगा था कि वो विभाग के हर एक टेंडर और हर एक काम में 1% कमीशन की मांग कर रहे थे, जिसके बाद उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई भी की गई। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी स्कैम थी वो दिल्ली की लीकर स्कैम थी, जिसके तहत मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जेल में बंद है। अब आपको थोड़ा सा लीकर स्कैम समझा देते हैं। जैसे कि दिल्ली की जो पुरानी लीकर पॉलिसी थी उसके तहत 60% सरकारी दुकानें थी, 40% प्राइवेट दुकानें थी और उसमें शराब की ब्लैक मार्केटिंग बहुत होती थी। इसी वजह से दिल्ली सरकार ने साल 2021 में न्यू लीकर पॉलिसी लेकर आई, जिसके तहत 100% प्राइवेट दुकानों को ही बेचने का मौका दिया गया और सरकार इससे अलग हो गई। और ये बहुत अच्छी पॉलिसी थी क्योंकि इसमें ब्लैक मार्केटिंग रुक गई, सरकार का रेवेन्यू बढ़ गया, कंज्यूमर्स को भी सुविधा होने लगी शराब खरीदने में। लेकिन सबसे पहली बार दिल्ली के मुख्य सचिव ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कि उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पे बहुत सारे गंभीर आरोप लगे। जैसे कि कोविड-19 के दौरान जितने भी शराब की दुकानें बंद चल रही थी तो उनको घाटा लगा था, इसीलिए लाइसेंस की फीस में उन्हें 144 करोड़ रुपए की छूट दी गई। और जितने भी विदेशी शराब भारत में आती है उनके ऊपर 50 रुपए एक्स्ट्रा कॉस्ट किया जाता है, लेकिन सरकार ने उसे भी वेव अप कर दिया, उसको भी खत्म कर दिया। अब देखिए सरकार ये कर सकती है और ये करना गलत भी नहीं है, लेकिन सरकार को दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेनी चाहिए थी, तब वो ये कर सकते थे, लेकिन उन्होंने बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर के परमिशन के ही ये सब कुछ कर दिया। अब इन सब खुलासों के बाद जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर दी और जांच होने के बाद से ही मनीष सिसोदिया जेल में बंद है। अब बात करते हैं आम आदमी पार्टी के सबसे युवा और ईमानदार नेता राघव चड्ढा के बारे में, जिन्होंने कुछ साल पहले ये कहा था कि वो दिल्ली विधानसभा के सबसे गरीब कैंडिडेट हैं। आज से एक हफ्ता पहले एक बहुत बड़े प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार में खबर छपी कि गौतम गंभीर दिल्ली के सबसे अमीर प्रत्याशी हैं और राघव चड्ढा दिल्ली के सबसे गरीब प्रत्याशी। अच्छा, मैं गूगल सर्च करके नहीं आया हूँ। आप सबसे गरीब हैं। एफिडेविट के हिसाब से मैं सबसे गरीब हूँ। अच्छा, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार ने बड़ी खबर उसमें कुछ है? उसमें ना मेरे पास कोई गाड़ी है, ना मेरे पास कोई जमीन है, ना बंगला है, गाड़ी भी नहीं है। लेकिन उसी गरीब नेता ने साल 2023 में अपने शादी में करोड़ों रुपए खर्च किए और जब उनसे इस पे सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। अपनी पार्टी की बड़ी सरल आम आदमी टाइप की है, मतलब बड़ी शादी होगी 5 सितारा उदयपुर, मतलब उस तरह की इमेज नहीं थी। आपको लगता है कि थोड़ा सा ये शादी इंसान एक बार करता है जीवन में। हाँ। अब वो तो अच्छे से करने दीजिए यार। अगर फाइनली बात अरविंद केजरीवाल की करें तो इनसे बड़ा झूठा नेता अभी भारत में कोई नहीं है, क्योंकि इन्होंने जनता से बहुत सारे झूठ बोले हैं। जैसे आंदोलन के समय इन्होंने ये बोला कि वो कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन बाद में वो पॉलिटिक्स में भी आए। पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने ये बोला कि कभी भी वो बड़ा बंगला नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन सीएम बनने के बाद उनके ऊपर करोड़ों का बंगला बनाने का आरोप भी लगा। अरविंद केजरीवाल ने अपनी घर की मरम्मत के ऊपर लगभग 45 करोड़ रुपया खर्च किया है, उसको महल की शक्ल दे दी है
बिल्डिंग बायलॉज का वायलेशन हुआ है और उस घर की एक एक ईंट बोल रही है कि भ्रष्टाचार हुआ है। और सबसे बड़ी बात की, आंदोलन के समय वो करप्ट नेताओं की लिस्ट लेकर घूमते थे और जनता को बताते थे कि ये कांग्रेस का नेता करप्ट है, ये मुलायम सिंह यादव करप्ट है, ये लालू यादव करप्ट है। जिन पर समय समय पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगते रहे, जैसे श्री सुरेश कलमाडी, श्री ए राजा, श्रीमती कनिमोई, श्री लालू प्रसाद यादव, क्या ऐसे लोगों की मौजूदगी से संसद की गरिमा बढ़ती है? लेकिन चुनाव जीतने के बाद आज वो उनके साथ अलायंस में है और साथ मिलकर चुनाव भी लड़ रहे हैं। और जब उनसे इस पे सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। 2014 में आपने एक लिस्ट निकाली थी देश के सबसे करप्ट पॉलिटिशियंस की। 2014 की जो लिस्ट है उसमें कपिल सिब्बल, ए राजा, मायावती, मुलायम सिंह, पी चिदम्बरम, सुरेश कलमाडी, जगन एम रेड्डी, कमलनाथ, शरद पवार, नितिन गडकरी, कुमार, ये लिस्ट आपकी थी। इनमें से ज्यादातर लोगों के साथ आजकल आप ऐसे खड़े होते हैं हाथ से हाथ मिला के। देश की मजबूरी है, बीजेपी को हराना जरूरी है। देश की मजबूरी है करप्ट लोगों के साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हों। करप्ट लोगों के साथ, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त देश की मजबूरी है, कुछ भी करो लेकिन मोदी और अमित शाह की जोड़ी को हराना जरूरी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस पार्टी का जन्म ही करप्शन को खत्म करने के लिए हुआ था, आज उसके सारे नेता लगभग करप्ट हो चुके हैं और पूरी पार्टी ही करप्ट हो चुकी है। मतलब कि करप्शन के मामले में उन्होंने कांग्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है। तो दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कमेंट्स लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।